हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये आज हम अपनी ड्राफ्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 को लेके आए हैं। वैसे बेसिकली मैं पहले सीएसआर का वीडियो लाने वाली थी, बट इट नीड्स टाइम बिकॉज जो पेपर था मैंने सोचा था पास्ट ईयर पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगी, बट आई रियलाइज कि जब मैं पेपर देने बैठी थी तो कई क्वेश्चन मुझे उस वक्त नहीं आ रहे थे पेपर में, तो ऑफ कोर्स मैंने वो छोड़े या उनको जैसे तैसे अटेम्प्ट किया। बट यहाँ पे पेपर का सवाल नहीं है, यहाँ पे आपका सवाल है कि अगर मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ तो मुझे तो सारे आंसर आने चाहिए ना, तो फिर मुझे वो आंसर ढूंढने पड़ेंगे बेसिकली, ताकि मैं पूरा पेपर सॉल्व करा सकूं। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। मैं टीचर नहीं हूँ तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, एंड लेट्स बैक टू द टॉपिक। हमारा रिचुअल, पहले हम इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 2 की मैं दो चीजें बता देती हूँ। लोगों को लगता है कि यार ये क्या ही है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस है। मैं यहाँ पे वीडियो में ना आपको बहुत बेसिक से समझाने आई हूँ कि चैप्टर 2 क्या है, ताकि किसी बच्चे के मन में डाउट हो पर वो एम्बैरेस हो पूछने से, तो उसको मदद हो। और दूसरा, चैप्टर 2 आपको लगता है उसमें से क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से आता है। एक क्वेश्चन तो मेरे ही अटेम्प्ट में आया था, एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंट डीड एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब कर लो तुमने चैप्टर 2 छोड़ दिया, क्या ही है उसमें, तो कुछ पूछ ही नहीं सकते, पूछ लिया। दूसरा, फॉलोअर्स 5 रूल पूछ लेता है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आए तो ये एज अ बेस आपको ड्राफ्ट लिखने में भी बहुत मदद करता है। मैं अगेन कह रही हूँ, आईसीएसआई आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इस अटेम्प्ट में जो अभी जून 2026 का अटेम्प्ट था, 95% पेपर थ्योरी आया था। मैं 100% बोलना चाहती हूँ, बट अगेन थोड़ा 5% का गैप रखते हैं। 95% पेपर थ्योरी। जो बच्चे ड्राफ्ट, मेरे जैसे ड्राफ्ट प्रिपेयर करके गए थे, देवर शॉक्ड। एक भी ड्राफ्ट नहीं पूछा, ड्राफ्टिंग के पेपर में ही ड्राफ्ट नहीं पूछा। तो थ्योरी को हल्के में मत लें। लोग थ्योरी छोड़ के जाते हैं, सोचते हैं थोड़ी सी आएगी, ड्राफ्ट ज्यादा आएंगे। नहीं, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता आईसीएसआई सेम पैटर्न रिपीट करेगी और इस बार भी ड्राफ्ट को इग्नोर करेगी, बट स्टिल थ्योरी को पकड़ के चले प्लीज, उसे इग्नोर मत करें, नहीं तो हमारे जैसा हाल हो जाएगा कि आप शॉक हो जाओगे पेपर में कि जिस ड्राफ्ट को आप सोच के 5-5 मार्क्स का ड्राफ्ट है, 2 पेज लिख दूंगा, 5 मार्क्स हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लीज, आप, भले ही मैं टीचर नहीं हूँ पर मैं आप लोगों की वेलविशर हूँ। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आपको कुछ गलत बताऊं, और मैंने अपने अटेम्प्ट से जो गलतियां की हैं और जो सीखी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप वो दोहराएं। आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, बट ना मेरी मम्मा एक चीज कहती है कि कोई किसी का हक्का नहीं खाता। तो अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं अपना कंपटीशन बढ़ा रही हूँ या आप मुझसे ज्यादा जल्दी पास हो जाएंगे। इट जस्ट मैं एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं, मेरी फैमिली में मैं सबसे पहली थी जो पढ़ रही थी, तो मुझे से गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था। फ्रेंड्स भी इतने हेल्पफुल नहीं होते, वो आपको अंदर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो नहीं बताते हैं। तो एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी, एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे मतलब यूज करें। मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगी, तो मेरा भरोसा करो और पढ़ो, ठीक है। और पास हो जाओ तो पार्टी दे देना, दैट्स इट। नंबर मैं दे दूंगी, मुझे आइसक्रीम पार्टी दे देना, वो मेरी कमजोरी है। ओके, इंडेक्स पढ़ लेता है, नहीं तो लोग कहेंगे मैं पढ़ाती नहीं हूँ। सो आज हम पहले पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग का मीनिंग, कन्वेंसिंग का मीनिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। एक्चुअली क्या ना, क्वेश्चन आ गया रूल्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग, मुझे नहीं लगता इतना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो इसका आंसर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो 5 मार्क्स में नहीं आएगा। तो इसको एक एक पूछ सकते हैं पॉइंट। जैसे रूल्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग के अंदर आता है फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग, sketch or scheme of draft document, skeleton draft and itself, self appraisal, special attention to be given to certain documents and expert opinion। अब जब रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग पूछेंगे तो आपको ये पांचों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जो एक 5 मार्क्स के आंसर में बताना बहुत मुश्किल है। तो ये एक एक पूछ लेते हैं। जैसे फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग अलग पूछ लेते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन पूछ लेते हैं, पूछा है एक्सपर्ट्स ओपिनियन पेपर में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। Some do's and don'ts of drafting, basic components of deed and document definition, kinds and types of deeds, drafting agreement, important terms in an agreement to sell purchase contract, important concepts related to deed and document, endorsement and supplement deed, जो कि मैंने बताया पूछा गया है, stamp of deeds। ये जो endorsement and supplement deed है ना, ये जो क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया, लाइक रिपीटेटिव, एक मतलब हमारे अटेम्प्ट में पूछ लिया तो शायद आपके अटेम्प्ट में ना पूछे, बट पूछा जाता है रिपीटेटिव। तो एक बार इसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखना, ठीक है।
ड्राफ्टिंग क्या होता है? सो बेसिकली ड्राफ्टिंग ना एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोसेस है जहां पे हम लॉ को और फैक्ट्स को एक तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। लॉ और फैक्ट्स दोनों अलग अलग चीजें, आई थिंक ये सबको पता होगा, है ना। तो हमें लॉफुली हर चीज को लेके चलना होता है। जो हम ड्राफ्ट बना रहे हैं ना, उसमें हम फैक्ट्स लिखेंगे, रियलिटी लिखेंगे, बट वो लॉ में है, लॉ में वैलिड है कि नहीं, वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए ड्राफ्ट बनाते वक्त हम ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं कि लॉ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और फैक्ट्स भी प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ ड्राफ्ट को हम दो बेसिस पे जज करते हैं, डिस्टिंक्ट लेवल और सॉरी कंसेप्चुअल प्लेन एंड वर्बल प्लेन। कंसेप्चुअल प्लेन क्या होता है? जहां पे हम सारे लीगल ओपिनियंस, फैक्ट्स और यहाँ पे हम सारी ऑब्लिगेशंस जो हमारी है, जो क्रिएट हो रही हैं उस ट्रांजैक्शन से जिसके लिए ड्राफ्ट बन रहा है, हम उसको कलेक्ट करते हैं। और वर्बल प्लेन क्या होता है? जहां पे हम इसको एज अ वर्ड्स पुट ऑन कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने सारी चीजें कलेक्ट कर ली जो कि ट्रांजैक्शन से जनरेट हो रही हैं, जैसे कि कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, लीगल ओपिनियंस है, फैक्ट्स हैं, वो जो हमने जो भी फिगर आउट किया हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ये पहला लेवल हो गया, ये प्रोसेस है ड्राफ्ट बनाने का। सेकेंड वे क्या है, सेकेंड लेवल क्या है? जहां पे हम ये सारी चीजों को एज अ वर्ड नाउ लिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग। सो मैं इसको पढ़ देती हूँ, ओके। Drafting is the art of preparing legal document like agreement, contract, trust, and lease. Remember, drafting is first thinking, second is composing. It leads to crystallization and expression in a definite form of legal rights, duties, and status. Okay. तो ये मैंने बेसिकली ये वो पढ़ा है जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैं आपको उसका मॉडल आंसर भी दे दूंगी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ना दो को फाउंडर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले बिजनेस स्टार्ट करने से, एग्रीमेंट बनाने से पहले उनको तय करना पड़ेगा कि कितनी इक्विटी कौन होल्ड करेगा, कितनी लायबिलिटी होगी, कौन असेट लाएगा, किसका ज्यादा राइट होगा, और कितने पीरियड का लॉक इन लगेगा। जो शेयर्स हम होल्ड करते हैं उस पर लॉक इन पीरियड लगता है, वो कितना लगेगा, और भी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो तय होंगी, ठीक है। फिर अब उनको हम वर्बल प्लेन करेंगे, अब हम उनको एनफोर्सेबल करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Drafting is defined as a synthesis of law and fact in a language form. It is the art of preparing legal documents like agreement, contract, deed, trust, will, and lease. The process of drafting operating two planes: conceptual plane, verbal plane. Conceptual plane formulating the legal concepts and intention of the party. Verbal plane expression those concepts using the appropriate legal terminology. Therefore, drafting is first thinking and second composing. It represents the development and preparing of legal instruments such as constitutions, statutes, contracts, and wills, serving as the crystallization and expression in a definite form of legal right, duties, and status. It requires putting facts into the systemized sequence without patent or latent ambiguity. अब मैं ये बोल रही हूँ कि इतना बड़ा मैंने बोल दिया, आप इसमें से जो आपको सही लगे वो पेपर में लिख सकते हो। वैसे ना ड्राफ्टिंग पे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं कि व्हाट इज ड्राफ्टिंग, बट अगर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस, टाइप एंड एवरीथिंग, तो आपको क्या करना है, पहले छोटी सी डेफिनेशन दे दी ना, उसके बाद जो पूछा है वो एक्सप्लेन करना है जब भी कोई ड्राफ्टिंग पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब एक दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। सो टॉपिक नंबर 2 टॉक्स अबाउट कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग क्या होता है? जो ड्राफ्टिंग है वो एक ब्रॉडर टर्म है, कन्वेंसिंग छोटा सा रोल है। कन्वेंसिंग वो वे है जिस मैनर में, जिस वे में एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है वहां पे कन्वेंसिंग यूज की जाएगी। वो मैनर, कन्वेंसिंग वो वे और मैनर है जो यूज किया जाएगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, बजाय ड्राफ्टिंग के। क्योंकि ड्राफ्टिंग एक ब्रॉडर टर्म है, कन्वेंसिंग छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और कोई भी चीज किसी इनहेरिटेंस में दी जा रही है, जैसे आपके दादाजी के जाने के, किसी के भी दादाजी के जाने के बाद अगर उनकी दादाजी की प्रॉपर्टी पापा को ट्रांसफर की जा रही है, विच इज वेरी नेचुरल, उसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं गिनेंगे, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। इट शुड बी लाइक अ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट, ओके। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। Conveyancing applies to any legal paper. It is especially the art of drafting document by which transfer of interest in a property or a right from one person to another take place.
When you transfers immovable property, conveyancing comes into play. Under Section 2, subsection 10 of Indian Stamp Act 1899, conveyance include any instrument where property movable or immovable is transferred into vivos between living person. Note that inheriting property after someone passes away is not transfer inter vivos under conveyancing law. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ना मान लो एक राहुल है, ठीक है, उसने अपना अपार्टमेंट प्रिया को दे दिया बाय एग्जीक्यूटिंग एंड रजिस्टरिंग द सेल्स डीड। अब जो ये रिटर्न पेपर क्रिएट हुआ है ना, इससे कन्वेंसिंग डीड कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मूव्स फ्रॉम राहुल टू प्रिया। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, राहुल ने प्रिया को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसे एग्जीक्यूट किया उस ट्रांजेक्शन को, उस ट्रांसफर को, और फिर रजिस्टर करा दिया। जब उसने वो सेल्स डीड क्रिएट की तो जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वेंसिंग कहलाएगा, ठीक है, और वो कन्वेंसिंग डीड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, राइट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। मैं मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। Conveyancing is the art of drafting instrument by which the transfer of interest in a property or right from one person to another is affected. It is a way and manner of preparation of only those documents pertaining to the transfer of property. Section 2, subsection 10 of Indian Stamp Act 1899 defines conveyancing as include a conveyance on sale and every instrument by which property, movable or immovable, is transferred inter vivos. Under the Transfer of Property Act 1882, transfer includes sale, lease, gift, exchange, or mortgage. Property acquired via inheritance does not constitute a legal transfer inter vivos under convention. Okay, let's move to the next topic. Topic number 3. तो यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन बता रहे हैं कन्वेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग का, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या, कन्वेंसिंग क्या लिखे, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो तो बेसिक डिफरेंस मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ना ड्राफ्टिंग का मतलब है कि ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। कन्वेंसिंग यहाँ पे एक वो मैनर है जहाँ पे स्पेसिफिकली कंसर्न विद डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कन्वेंसिंग यूज होता है। स्कोप यहाँ पे वाइडर स्कोप है ड्राफ्टिंग का, ठीक है, क्योंकि वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, एफिडेविट, प्लीडिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट जो बन रहा है वो ड्राफ्टिंग कहलाएगा। तो वाइडर स्कोप हो गया ना। यहाँ पे एक नैरोवर स्कोप है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज के लिए बन रहा है कन्वेंसिंग या वे यूज हो रहा है, वो है रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए ये कंसेप्ट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जनरल राइट्स को डिफाइन करना, ड्यूटीज डिफाइन करना, ऑब्लिगेशन डिफाइन करना, ये ड्राफ्टिंग का मेन स्कोप या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल को दिखाना, दैट्स इट। इसमें एग्जांपल ले लो, ड्राफ्टिंग में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, एमओए, एओए, बट इधर जो अपना कन्वेंसिंग है उसका एग्जांपल क्या? सेल्स डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, कोई भी डीड जो किस लिए प्रिपेयर की जा रही है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सब कन्वेंसिंग में गिनी जाएगी, ठीक है। नाउ ये लाइन बहुत अच्छी है, ऑल कन्वेंसिंग इज ड्राफ्टिंग, क्योंकि कन्वेंसिंग ड्राफ्टिंग का पार्ट है, बट नॉट ऑल ड्राफ्टिंग इज कन्वेंसिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ड्राफ्टिंग यहाँ पे बहुत वाइडर टर्म है, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट कवर कर रहा है, बट कन्वेंसिंग यहाँ पे बहुत नैरोर स्कोप की तरह कन्वर्ट कर रहा है कि जो एक पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में जो प्रॉपर्टी ओनरशिप को ट्रांसफर हो रहा है, सेल्स डीड हो रही है, मॉर्गेज डीड, सिर्फ उसी को वो यहाँ पे काउंट कर रहा है, इसलिए ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग अलग है। ड्राफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी हो सकता है, पर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग और गिफ्ट डीड भी हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई गिफ्ट डीड में कोई लैंड ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम फादर टू सन, दैट इज कन्वेंसिंग। अब इसमें दो चीजों का कंफ्यूजन होगा लोगों को, क्यों? पहली बात तो गिफ्ट डीड में एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, जहां भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो वहां पे अपन को क्या सोचता है? कन्वेंसिंग। बट यहाँ पे अगर हो रहा है फादर और सन के बीच में हो रहा है, तो आपने तो बोला था इनहेरिटेंस। एक मिनट, इनहेरिटेंस मतलब किसी के मर जाने के बाद अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को कोई लैंड ट्रांसफर हो रही है, वो कन्वेंसिंग में नहीं है। बट यहाँ फादर अलाइव है और उन्होंने अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट अपनी विल से विदाउट टेकिंग एनी कैश, विदाउट टेकिंग एनी मनी अपने बच्चे को वो गिफ्ट में दी है, दैट इज स्टिल काउंट एंड कन्वेंसिंग, ठीक है। कोई कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इनहेरिटेंस में भी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी से दे रहे, तो वो गिफ्ट डीड भी कन्वेंसिंग में काउंट होगा, ठीक है।
Let's move to the next topic, which says distinction between convincing and a contract. Okay, so let's back to the topic. तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं difference between convincing and a contract. क्या होता है ना, contract होता है एक तरह का document जो prepare होता है ताकि लोग एक दूसरे को promise कर सकें कि हम ये future में चीज perform करेंगे. अगर उन्होंने ब्रीच किया तो विक्टिम को कंपनसेशन मिल जाता है, और जिसने ये डिफॉल्ट किया उसको पनिशमेंट या उसको वो कंपनसेशन विक्टिम को देना होता है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस विच इज गोइंग टू परफॉर्म, स्टिल इट इज नॉट परफॉर्म. कन्विंसिंग एक ऐसी चीज है कि ऑन द स्पॉट ओनरशिप और राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है. फ्यूचर के प्रोमिस का वेट नहीं होता. जैसे आपने कन्विंसिंग क्रिएट किया, अब आपको जैसे आपने प्रिपेयर किया वो इंस्ट्रूमेंट, अब आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर करनी होगी, राइट्स ऑन द स्पॉट ट्रांसफर करने पड़ेंगे, पोसेशन भी देना पड़ेगा. बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट एक ही कि फ्यूचर में हम कोई परफॉर्मेंस करने वाले हैं और वो एज अ प्रूफ और एज अ एविडेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, साइन करके हाँ ये होना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में लड़ाई ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि अरे हमने ये डिस्कस किया था और अब आप वो काम नहीं कर रहे हो. तो दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है, एग्जाम्पल है एग्रीमेंट टू सेल अ प्लॉट of land next month in a contract creates a right to sue for performance if breached. यहाँ पे agreement to sell create हुआ है, sales deed create नहीं हुआ. सेल्स डीड और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस है. ये ना ड्राफ्टिंग में भी बहुत हेल्प करता है. लाइक जब हमें ड्राफ्ट प्रिपेयर करने होते हैं और कभी ऐसा जाए एग्रीमेंट टू सेल प्रिपेयर करो, तो आप वहां पे सेल्स डीड का ड्राफ्ट प्रिपेयर मत करके आना. एग्रीमेंट टू सेल एक प्रॉमिस है कि फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर और सेल करेगा. सेल्स डीड मतलब ऑन द स्पॉट वो ट्रांसफर आपको हो रही है प्रॉपर्टी. तो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सेल्स डीड क्या हो गई, कन्वेंस हो गया. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर फ्यूचर में उसने वो परफॉर्मेंस नहीं करी जो उसने एग्रीमेंट टू सेल में लिखी है, तो वो परफॉर्मेंस ब्रीच हो जाएगी. पर सेल्स डीड में तो आपको जहां पे कन्वेंस हुआ वहां पे आपको इंस्टेंटली आपका टाइटल पास करना पड़ेगा. ठीक है, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं डिफरेंस बिटवीन पढ़ देती हूँ. ठीक है, मैं जानती हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें. मैं क्यों इनका हिंदी में मतलब बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको पेपर में कुछ याद नहीं आता ना, तो अगर आपको हिंदी मतलब भी पता है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि कन्वेंसिंग क्या होता है, तो आप अपने मन से कुछ ना कुछ लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ देती हूँ मैं. इसका है convincing does not merely create a right of action but alters the ownership of the existing right, and whereas contract creates a right of action in a favor of party in case of breach of contract and compensation to such victim. Convincing title and interest pass immediately to transferee, whereas in contract it remains to be performed executory, specific performance may be sought. In convincing governed primarily by the Transfer of Property Act 1882, whereas contract is governed by the Indian Contract Act 1872. Convincing is the art of drafting a document relating to transfer of property. Contract is an agreement enforceable by law in a contract. Convincing, there is no ongoing promises as a title in respect of property in a question already passes to the other, whereas in contract consists of reciprocal promises where every party is bound to perform their promises. Reciprocal मतलब दोनों को करना है. ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई डिफरेंस बिटवीन में कुछ ना समझ आए तो आप उनका एक्ट भी लिख सकते हो. जैसे इधर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग रहा है, इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है, तो वो एक पॉइंट हो जाता है डिफरेंस बिटवीन में. एक आपका मीनिंग हो गया जो आपने समझा दिया. एक में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. यहाँ प्रोमिसेस होते ही नहीं है कन्विंसिंग में, यहाँ पे प्रोमिस फ्यूचर परफॉर्मेंस पे होते हैं. यहाँ विक्टिम को कंपनसेशन मिल जाता है अगर उसने फ्यूचर में कोई ब्रीच किया, तो ऐसे आप लिख सकते हो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 5 विच सेज कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. ये कब काम आता है? देखो, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग तब काम आता है जब पर्सन को ड्राफ्ट क्रिएट करना है. ड्राफ्ट क्रिएट करने से पहले कुछ चीजों का उसे ध्यान रखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, तभी वो ड्राफ्ट बना पाएगा. ठीक है, स्पेशली जब आपको लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो या आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई डीड क्रिएट कर रहे हो, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है. ठीक है, as a draftsman you should ascertain full partly details of gather all the facts, know applicable law, adhere to commercial customers, present facts in a logical sequence and support draft with schedules or annexures. So यहाँ पे कुछ 8 principles है, core 8 principles है जिनका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, पहला है the document must be self explanatory. मतलब डॉक्यूमेंट को देखते ही पता चल जाए कि वो डॉक्यूमेंट किस बात पे बना है. जैसे आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट रख दिया, आपको ऐसे नहीं पूरा पढ़ के चेक करना पड़ी पता नहीं टॉपिक है किस बात पे, ये डॉक्यूमेंट है किस बात. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पढ़ के ही पता चल जाए सेल्स डीड पे है. ठीक है,
दूसरा, इट शुड बी द ड्राफ्टमैन मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन टू से बिफोर राइटिंग। अगर लिखने वाले को ही समझ नहीं आ रहा वो क्या लिखना चाह रहा है, वो कंफ्यूज है, तो कभी ड्राफ्ट प्रिपेयर ही नहीं होगा। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो, तभी आप उसे कन्वे कर पाओगे, विच इज द फर्स्ट बेसिक। थर्ड पॉइंट सेज इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू द नॉलेजेबल रीडर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको ड्राफ्ट ऐसे क्रिएट करना है कि वो सबको समझ आए, सबको, जैसे जो भी लोग लिटरेट है, जो भी उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अभी मैं बेसिक एक चीज बताती हूँ, जैसे एक पर्सन है जिसे इंग्लिश नहीं आती, तो वो मेरा ड्राफ्ट नहीं समझ पा रहा, क्या ये मेरी गलती है एज अ ड्राफ्टमैन कि मैंने गलत ड्राफ्ट बनाया? नहीं, उसे इंग्लिश आती ही नहीं ना, तो ये उसकी गलती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को इंग्लिश आती है और उसको जो सेल्स के बारे में नॉलेज है, मतलब सेल्स में जो टर्म्स यूज होते हैं उनकी उसे नॉलेज है, क्या उससे ड्राफ्ट समझ आ रहा? उसे भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी हार्ड इंग्लिश लिख दी, इतने हार्ड टर्म्स लिख दिए जो उसे समझ नहीं आ रहे। तो मतलब इसमें इधर इधर प्रॉब्लम किसकी? इस केस में प्रॉब्लम मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना हार्ड ड्राफ्ट बनाया कि किसी समझ नहीं आया। ड्राफ्ट हमेशा इतनी इजी लैंग्वेज में बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनल टर्म्स, फैक्ट्स, वर्ड्स यूज होने चाहिए ताकि ड्राफ्ट भी प्रोफेशनल लगे, बट इतना नॉर्मल बनाया जाए, इतना इजी लैंग्वेज में बनाया जाए ताकि एक नॉर्मल पर्सन जिसको उस टॉपिक की नॉलेज है और जो लिटरेट है उसे समझ आ जाए। ठीक है, अगेन वही पॉइंट आ गया जो मैंने बोला था, इट मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू अ लेमैन। ठीक है, मतलब किसी नॉर्मल इंसान को समझ आए। यूज अ जुडिशियल एंड लीगल लैंग्वेज। अगेन मैंने जो इतना सारा बोला उसमें 3-4 पॉइंट कवर हो गए। मैंने आपको क्या बोला? इजी लैंग्वेज यूज करनी है जो एक लेमैन, एक नॉर्मल पर्सन, एक लिटरेट पर्सन को समझ आ जाए, उस पर्सन को समझ आ जाए जिसमें जो नॉलेजेबल हो। ठीक है, फिर मैंने बोला पर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी ही करनी है, तो यूज अ जुडिशियल एंड लीगल लैंग्वेज, कैजुअल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो गया। एंड अवॉइड डिफेक्ट्स लाइक सेइंग टू मच, टू लिटिल और बीइंग एम्बिशियस। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई अमाउंट के बारे में बताना है, आपको कोई नंबर्स को ड्राफ्ट में शो करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते टू मच है, टू मच मनी, लिटिल, ये वर्ड्स यूज नहीं करने, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना यूज हुआ है, एग्जैक्टली बात कितने अमाउंट की हो रही है। तो कभी भी टू मच, टू लिटिल ये वर्ड यूज करना आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब ही ये है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर किया जाए, जो एक एविडेंस हो, जो प्रूव करे कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो हो रहा है परफॉर्म। अगर हम उसी में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे तो वो एविडेंस तो किसी काम का ही नहीं लगा, क्योंकि वो खुद सर्टेन और क्लियर नहीं है। ठीक है, नथिंग इज टू बी ओमिटेड और एडमिटेड एट रैंडम। आप अपनी मर्जी से कोई फैक्ट गायब नहीं कर सकते, कोई अपनी मर्जी से लाइन ऐड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपको अच्छी लग रही है। इट इज नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट है अवॉइड नेगेटिव स्टेटमेंट एंड प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस। ये तो सबको पता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर हमें लिखना है पार्टी ए शेल ओके, इफ वी राइट पार्टी ए शेल सप्लाई गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या ये सही लाइन है? टाइम टू टाइम का क्या मतलब है? मैं आज बोल रही हूँ मैं पार्टी ए हूँ, ये पार्टी बी है, हमने किसी को ड्राफ्ट क्रिएट करने को बोला, उसने लिख दिया पार्टी ए शेल ट्रांसफर और डू हिज वर्क टाइम टू टाइम। ठीक है, फॉर पार्टी बी। अब मैं पार्टी बी बोल रहा, तुमने टाइम पे नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो क्या है, टाइम टू टाइम तो मैं दे देती हूँ आपको पैसे, टाइम टू टाइम तो मैं कर देती हूँ आपका काम। टाइम टू टाइम में टाइम कहाँ क्लियर है भाई? सबके अपने अपने टाइम टू टाइम की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल 4 जो मैंने बोला था कि वो एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे टू लिटिल, टू बीइंग एम्बिशियस वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए ना। तो हमें लिखना पड़ेगा पार्टी ए शेल सप्लाई 100 यूनिट्स ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टू मेक इट अनएम्बिग्यूअस एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लाइन पढ़ते ही समझ आ गया कि काम क्या है। ए को बी को 100 यूनिट्स देनी है, और कब देनी है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को हमें देनी है। क्या यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा? हर लेमैन, मैं लेमैन हूँ, आप लेमैन हो, आपको क्लियर हुआ ना? दैट्स इट। आई एम अगेन टेलिंग, ड्राफ्ट के पेपर में ड्राफ्ट बनाना सबसे ईजी है। जब जो मुझे पहले सबसे लगता था नहीं है, कई लाइन्स तो ऐसी जो सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ड्राफ्ट को, सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। ड्राफ्ट में क्या, मैं कह रही हूँ बस मेरे एग्जाम के रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ। अगर आप सबकी ब्लेसिंग से और
मतलब विशेष से अगर वो पॉजिटिव आया तो आई एम गोना शो यू एवरीथिंग, मैंने कैसे ड्राफ्ट्स को डिफरेंशिएट किया कि कौन से टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट है। कुछ ड्राफ्ट में सेम पैटर्न यूज हो रहा है तो मैं रट लेती थी कि हाँ ये लाइन्स तो सेम ही है, सिर्फ टॉपिक्स भी कई बार सेम होते थे, हेडिंग्स और अंदर का कंटेंट चेंज करना होता था, और आपको फ्री के 5 मार्क्स मिल जाते हैं। आप बस वो टाइम मैनेजमेंट, थ्योरी ज्यादा हार्ड है, I'm again saying थ्योरी पे फोकस कीजिए, और मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी लिटिल टाइम, ओके। I'm doing my best, it's my first time helping people, so मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कितना जल्दी जल्दी और कौन से वीडियो लाऊं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, ठीक है। अब मॉडल आंसर पढ़ देती हूँ। A legal draftsman must adhere to the following key general principle. First, ascertain complete names, description and address of the party. Obtain full material particulars and note down special direction. Express intentions clearly and concisely in technical language without suppressing the facts or omitting the material items at random. Ensure compliance with general laws of land and special enactment. Follow logical sequence and support terms with schedule annexures where needed. ठीक है। Document must be self-explanatory. Draftman must satisfy himself that he appreciate what he meant to say. Must be clearly understandable to any person with the competent subject knowledge. Avoid document being imperfect, means saying too much, too little, or ambiguous. Must be easily understandable to a layman. Use appropriate judicial language. Nothing to be omitted or admitted at random. And avoid negative statement and prefer active voice over passive voice. These were the principles. आप ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और जो मैंने इजी एक्सप्लेनेशन किया था वो भी सेम ही थी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था मॉडल और इस लैंग्वेज में, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग। टॉपिक 6 व्हिच सेज रूल्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग, और उसका सबसे पहला टॉपिक सबका फेवरेट, फॉलोअर्स रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, ठीक है। जो कहता है, हिंदी में देख लो, सिंपल होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स यूज होने चाहिए, एम्बिगियस वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह एक सिंगल वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो यूज होना चाहिए, तो यहाँ से है। प्रेफर फेमिलियर वर्ड्स ओवर फार फेच्ड मीन्स हार्ड वर्ड्स, मतलब फेमिलियर वर्ड यूज करना जो हर किसी की लोकल लैंग्वेज में बहुत फेमिलियर है, जो हमको पता है, ठीक है, तो वही हमें यूज करना है, ठीक है। प्रेफर कॉन्क्रीट वर्ड ओवर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। प्रेफर सिंगल वर्ड ओवर राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, मतलब एक सिंगल वर्ड जब यूज किया जा सकता है ना इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के, तो वो वर्ड यूज कर लो, इतना ज्यादा मत चीजों को बढ़ाओ और ओवर एक्सप्लेन करो। प्रेफर शॉर्ट वर्ड्स ओवर लॉन्ग वर्ड्स। प्रेफर सेक्शन वर्ड्स ओवर रोमन वर्ड्स। रोमन वर्ड्स सबको पता है ना, जो हम 1 2 3 4 रोमन में लिखते थे, वैसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हमें नॉर्मल करनी है। ऑलवेज प्रेफर एक्टिव वॉइस ओवर पैसिव वॉइस। यूज डायरेक्ट स्पीच, जो हम डायरेक्ट स्पीच, ए ने बी को ये कहा, ए ने किसी ने किसी को कहा, ऐसा यूज नहीं करना, डायरेक्ट ए ने बी को कहा, डायरेक्ट अपन को एक्टिव वॉइस यूज करनी है, ठीक है। पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं, पर तब जब वो एक्टिव वॉइस से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही हो या उस सर्कमस्टेंसेस में पैसिव वॉइस ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा हो, बट मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव वॉइस ही रिकमेंड करते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट कम द स्केच और स्कीम ऑफ होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब आपने 5 फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग दिमाग में रख लिए, ये रूल्स का पहला पॉइंट है ना, तो जब हम रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या, पहले आपको 5 पॉइंट्स फॉलोअर्स के याद करने, हाँ फेमिलियर वर्ड हो गया, सेक्शन वर्ड्स हो गया, कॉन्क्रीट वर्ड हो गया, एक्टिव वॉइस यूज करिए। अब क्या करूं, अब हम एक स्केलेटन बनाएंगे, ठीक है। हम हमेशा ड्राफ्ट लिखने से पहले दिमाग में एक स्केलेटन बनाते हैं, ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज आएगी, वो ही बोल रहे हैं कि हमें एक सेल्फ अप्रेजल बनाना है, हमें एक ना ड्रॉ करना है अपने माइंड में कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, ड्राफ्ट क्रिएट करना है। हम ऐसे नहीं बोलते ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, मतलब असली वाला प्रोस्पेक्टस बनाने से पहले हमने एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया, ऐसे ट्रायल के लिए कि सही बनाएगी नहीं, वो एक स्केलेटन यहाँ बनाना जरूरी है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक स्केच बनाएंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने माइंड में डिजाइन करेंगे लिखने से पहले, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि आपने एक ट्रायल में लिख लिया फिर आपने असली वाला लिखा, वो स्केलेटन का मतलब नहीं है। स्केलेटन और स्केच का मतलब है कि आप माइंड में लिख रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। पेपर में उतारने से पहले, जब हम पेपर में आंसर लिखते हैं तो पहले दिमाग में एक ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग काम करता है कि हाँ ये पहली लाइन थी, ये दूसरी थी, फिर हम पहले हम पे यहाँ पे लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन एक्सप्लेन करेंगे, हम माइंड में बनाते हैं ना, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि स्केच और स्कीम ऑफ होल डॉक्यूमेंट डिजाइन बिफोर राइटिंग सो इट डजंट गेट कंफ्यूज और पजल।
Third comes prepare a skeleton draft and perform self-appraisal, sticking to the follower's rules and eliminating any ambiguity, means unclear and multiple interpretation. Now comes the special attention to the critical legal compliance, so the terms are not contrary to the law. ठीक है. Finally, pay extra attention to experts' opinion. And drafting is a skilled job, so if a standard draft is created for repeated use, it must be vetted, means examined and checked, and by experts to ensure the suitability and legal fitness. Expert opinions comes from professional with acquired skills and experience, adding the fact finding problems. Okay, नाउ मैंने फटाफट क्यों पढ़ दिया. फॉलोअर्स 5 रूल जरूरी था, उसके बाद मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया कि स्केलेटन क्या होता है, दिमाग में सोचा, उसके बाद आ गया अपना सेल्फ अप्रेजल, उसके बाद आ गया स्पेशल अटेंशन. ठीक है, स्पेशल अटेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब भी हम कोई ड्राफ्ट क्रिएट करें, हमें मेक श्योर करना है कि लीगल कंप्लायंसेस फॉलो हो रही है, सारी टर्म्स फॉलो हो रही है, कोई भी ड्राफ्टिंग में लिखी चीज लॉ से कॉन्ट्ररी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दिया ताकि आप मेन चीज पा सकें, जो क्या है फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन. ये जो बीच का है वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली एक्सपर्ट्स ओपिनियन के लिए एक पॉइंट बनाया था. वेट अ मिनट. ओके, वेलकम बैक गाइस. तो मैं अपनी बुक लेने गई थी क्योंकि मैंने ना एक्सपर्ट ओपिनियंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा लिखा है. मैंने यहाँ पे अपने जो आपके लिए नोट्स बना उसमें लिखना भूल गई मैं. ठीक है, तो फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग हमने सीख लिया. स्केलेटन का मतलब है द एंटायर डिजाइन मस्ट बी कंसीव्ड बिफोर राइटिंग टू प्रिवेंट द ड्राफ्ट फ्रॉम बिकमिंग कंफ्यूज्ड, इनहेरेंट एंड पजल्स. ओके, फिर हमने स्केलेटन, यहाँ पे हमने स्केच किया है. अब थर्ड आता है स्केलेटन विच इज सेल्फ अप्रेजल. Fill the primarily outlines and of facts and applicable law, sticking to the followers 5 rule of drafting and eliminating the unclear and multiple interpretation. Fourth come the special attention to the certain documents, means हमें ensure करना है जो हमारी contractual obligation है वो कोई भी statutory provision को violate नहीं कर रही है. ठीक है, now comes the expert opinion. ठीक है, expert opinion, drafting a legal, अरे यार लाइट चली गई, थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में कैमरा बंद हो जाएगा. So expert opinion says drafting a legal document is a skilled job. The duty of draftman is to express the intention to the party clearly and concisely in a technical language. If the draft document has been prepared for the first time to be used again and again with a suitable modification, depending upon the requirement of each case, it should be examined by the experts to ensure its suitability and legal fitness if the corporate executives feel it necessary. Expert opinions comes from the professionals who has acquired knowledge and skills through study and practice over the year in a particular field or subject to extent that his or her opinion may be helpful in a fact finding, problem solving और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस. अब कई लोगों को लग रहा होगा कि जो ड्राफ्टिंग की बुक है उसमें इतना बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिखा हुआ है. मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ना मैं जब हम जो स्कैनर्स पढ़ते हैं उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था एक्सप्लेन एक्सपर्ट्स ओपिनियन और समथिंग, उस टाइम मुझे ऐसा लगा था मैं क्या लिखूं एक्सपर्ट ओपिनियन, ऐसा कुछ है नहीं. तो उस टाइम मैंने ये बनाया था. ये पॉइंट मैं आपको स्क्रीन के पीछे दिखा दूंगी, या तो फोटो ही दिखा दूंगी या मैं इसको लिख दूंगी ताकि आप लोग इसे एक बार अपने नोट्स में कहीं लिख लें. अगर कभी पूछने में आ जाए तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए. ठीक है, बिकॉज बुक में बहुत कम दिया हुआ है. ठीक है, नाउ कम्स द डूज एंड डोंट्स. डूज एंड डोंट्स तो मुझे लगता है सबसे इजी है, वो आगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको डूज एंड डोंट्स एंड फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग, मतलब अगर आपको फॉलोअर्स 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग आता है तो डूज एंड डोंट्स भी आ जाएगा. देखो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ. रिड्यूस द ग्रुप वर्ड्स इनटू सिंगल वर्ड. फॉलोअर्स रूल में भी था कि शॉर्ट वर्ड यूज करो लॉन्गर की जगह, तो वो भी यहाँ आ सकता है. ठीक है, यूज सिंपल वर्ब फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, राउंड अबाउट जैसा कुछ आया तो था फॉलोअर्स 5 रूल में. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, राइट शॉर्टर सेंटेंसेस, एक्सप्रेस द आइडिया इन फ्यूअर वर्ड. ये जो है ना तीन जो अभी मैंने लाइंस बोली, शॉर्टर सेंटेंस, एक्सप्रेस द आइडिया इन फ्यूअर वर्ड्स, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी रिपीटेशन, ये एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग घुमा के 4 पॉइंट बना दिए हैं. सीधी सी बात है. Prefer active voice over passive voice. Choose the right word. Know exactly the meaning of word and sentence you are writing. Don't में क्या आ गया? Avoid the use of the word of same sound. Employer और employee. मेरे को तो लगता है employer employee सही है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देना चाहिए था. फिर आ गया ड्राफ्टमैन शुड अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड लेस देन, मोर देन. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लिटिल, मोर ये इग्नोर करना है. ठीक है, ही मस्ट इंस्टीड ही मस्ट यूज नॉट एक्सीडिंग. ओके,
फिर आ गया अवॉइड टाइपिंग मिस्टेक्स, नेगेटिव इन सक्सेसिव फ्रेज शुड बी वेरी केयरफुली एम्प्लॉयड। उसके बाद आ गया इफ ड्राफ्टमैन हैज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द टू पोजीशन टू हैपन विदाउट ईच अदर, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो गया। तो मैं 3-4 पॉइंट जो बताया वो ठीक है। एक में मैं उसमें भी देख लेती हूँ ना, डूज में तो यही है। इसमें लिखा एक और पॉइंट है यूज ईदर और बोथ इंस्टीड ऑफ वेग्यू। ओके, और बाकी तो मैंने सारे बता दिए थे। तो डूज एंड डोंट्स तो हो गया। अभी है ना बीच में एक टॉपिक आएगा कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड, ठीक है। ये मैंने अपने नोट्स में जो मैं स्पेशल नोट शेयर करने वाली थी ना रिजल्ट के बाद, उसमें है, तो मैं उसमें से आपको पढ़ा दूंगी। मैंने इसमें नहीं लिखा क्योंकि इसमें फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और मैंने ना वो आपके लिए इसलिए बनाए हैं नोट्स जो मैं पेपर के बाद रिजल्ट के बाद शेयर करूंगी। उसमें ना इजी लैंग्वेज लिखी है मैंने, मतलब वो लैंग्वेज जो आपको पेपर में मार्क्स भी दिला देगी, बट बुक से थोड़ी इजी, ताकि आपको रटने में लर्न करने में इजी हो। मैं बार बार रटना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप समझ सकते हो। सारे कंसेप्ट को समझने के बाद भी पेपर में मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी लैंग्वेज प्रोफेशनल नहीं होती, और अगर हम बुक से रटने लग जाए तो हम कई बार मीनिंग समझना भूल जाते हैं। मेरे इस वीडियो के थ्रू आप मीनिंग तो समझ पा रहे हैं, बट जो कंटेंट आपको लिखना है वो मैं बाद में आपको एक वीडियो के नीचे एज अ पीडीएफ स्टिक कर दूंगी। वो पीडीएफ आप सब खोल पाएंगे, शायद एडिट ना कर पाए पर खोल जरूर पाएंगे, और मुझे वो आता नहीं है करना, मैं सीख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अपने जो मेरा रिजल्ट के दिन जो वीडियो आएगा ना उसमें डाल दूंगी, अगर मैं पास हुई तो। ये शर्त याद रखिएगा। अरे यार, शर्त के लिए ही विश कर दोगे, मैं पास हो जाऊंगी, ठीक है। सो आ जाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीड। एट टॉपिक इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट। क्या है ना, डॉक्यूमेंट क्या है और डीड क्या है वो फर्क होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट एक्चुअली जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी मैटर यहाँ पे पेपर पे लिखा गया है, सील्ड हुआ हुआ है, जैसे कोई भी चीज एक्सप्रेस की गई है, डिस्क्राइब की गई है, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग सच मैटर अंडर जनरल क्लॉज एक्ट 1894 इज अ डॉक्यूमेंट। मैं इसका मतलब इसलिए बता रही हूँ, देखो क्या होता है ना, एक लकड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने लिख दिया नो पार्किंग, और आपने ऐसे दीवार पे लगा दिया, क्या ये एक डॉक्यूमेंट है? या ये एक डॉक्यूमेंट है। बट अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसपे आपने रिटर्न साइंड किया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उस पर स्टैंप लग गई है, वो क्या है? डीड है। दोनों में समझ में फर्क आ गया। कुछ भी कोई भी वर्ड एक्सप्रेस किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे, लेटर पे, फिगर या मार्क यूज किए गए, कौन से पर्पज से? सिर्फ एक पर्पज है, रिकॉर्ड करना है। कोई चीज रिकॉर्ड करने के पर्पज से लिखी गई है, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डीड उसके अलावा हमने डिस्क्राइब कर दिया। डीड वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसपे दो से ज्यादा लोगों ने एग्री किया है अपनी राइट्स और लाइबिलिटीज को, ठीक है। गिफ्ट डीड, सेल डीड, डीड ऑफ पार्टीशन, पार्टनरशिप डीड, ये सब डीड्स हैं, ठीक है। अब मैं एक बार मॉडल आंसर पढ़ लेती हूँ। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, अ डॉक्यूमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अ डीड इज अ फॉर्मल लीग, अब नाउ डीड की डेफिनेशन है, a deed is a formal legal instrument by which two or more persons agree to effect, transfer or affirm any right, property or liability. It creates binding obligation on a person. Examples include gift deed, sales deed and lease deed. Okay. Welcome to the next topic. So next topic यहाँ पे कह रहा है kinds and types of deed. यहाँ पे मैं deeds की type बता देती हूँ। Good deed, sufficient deed, inclusive deed, latent deed, pretend deed, deed pool, deed poll, वॉलेंट्री डीड, इंडेंचर, क्रिफोसाइरोग्राफम एंड डीड एस्क्रो। इसमें से कुछ डीड्स याद कर लेना, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। गुड डीड का मतलब जो कन्वे कर रहा है गुड टाइटल, ठीक है। अ डीड विच इज कन्वेइंग द गुड लीगल टाइटल इज कॉल्ड गुड डीड, ठीक है। सेकेंड इज गुड एंड सफिशिएंट डीड, अ मार्केटेबल डीड पासिंग अ क्लियर टाइटल इज कॉल्ड गुड एंड सफिशिएंट डीड। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। लॉफुल डीड, अ डीड विच इज कन्वेइंग द गुड टाइटल एंड अ लॉफुल टाइटल, दैट्स इट। Inclusive deed contain designated boundaries with
स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड लेंथ। मुझे जो डीड सबसे ज्यादा याद हो जाती है वो गुड डीड, गुड एंड सफिशिएंट डीड, लॉफुल डीड तो बहुत पसंद। गुड डीड जो गुड टाइटल कन्वे कर रहा हो, गुड एंड सफिशिएंट डीड जो क्लियर टाइटल पास किया गया हो, मार्केटेबल डीड वो है गुड एंड सफिशिएंट डीड। लॉफुल डीड जो लॉफुल टाइटल कन्वे कर रहा हो। लेटेंट डीड जो एक इसमें बोलते हैं यहाँ पे लेटेंट डीड, अच्छा था, लेटेंट डीड इज अ डीड विच इज केप्ट फॉर 20 years or more in a man's asteroid or a strong box. A lawful deed is a deed conveying a good or lawful title. ठीक है, यहाँ पे लेटेंट डीड क्या डीड है? ऐसी डीड जो एक बॉक्स में 20 साल तक रखी गई हो, दैट इज कॉल्ड लेटेंट डीड। ओके, डीड पूल क्या होता है? डीड पूल होता है जहां पे जितनी पार्टीज उतनी कॉपीज। तो अगर 10 पार्टीज हैं किसी ट्रांजैक्शन में और उतनी 10 की 10 कॉपी की गई है मेन डॉक्यूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट की, तो वो कहलाएगा डीड पूल। ठीक है, अ डीड पूल इज अ डीड बिटवीन 2 or more parties where as many copies are made as there are parties so that each party has a possession of copy। ये सबसे इजी है। डीड पॉल क्या होता है? डीड पॉल होता है बेसिकली एक सिंगल पार्टी ने कोई डीड क्रिएट की हो तो डीड पॉल होता है। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही एग्जांपल आ रहा है इसका, पावर ऑफ अटर्नी। एक सिंगल पार्टी ने पूरी डीड क्रिएट की है, वो कौन सी है? पावर ऑफ अटर्नी, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिखा, सेटिंग आउट एन आर्बिट्रेटर अवार्ड। जब आर्बिट्रेटर अवार्ड क्रिएट किया जाता है तो वो एक ही तरफा होता है, एक ही जना करता है जो डिसीजन ले लेता है दो लोगों के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो भी एक सिंगल साइड हो गया ना। सो एनी डीड विच इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सिंगल पार्टी, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया पावर ऑफ अटर्नी, बिकॉज इन ओल्डर टाइम इट वॉज पोल्ड और कट लेवल एट अ टॉप, इट हैज अ पोल्ड और क्लीन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉलंटरी डीड, अ डीड विच इज मेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज वॉलंटरी डीड। अपन गिफ्ट डीड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि गिफ्ट डीड क्या होती है, सेल्स डीड क्या होती है। अब यहाँ पे लिखा है इंडेंचर। इंडेंचर और साइरोग्राफम मैं समझा देती हूँ क्या होता है हिंदी में, और इंग्लिश में तो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडेंचर क्या होता है? जैसे पहले जमाने में क्या होता था, कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई भी पेपर को पेपर में कुछ ओमिशन ना कर दे, कोई ये नहीं कहे अरे मेरे पास, जैसे आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मेरे डॉक्यूमेंट को कोई कॉपी करके मेरी साइन लेके दिखा मेरी एब्सेंस में डील कर सकता है और कह सकते हैं कि देखो मेरे पास असली कागजात है, असली डॉक्यूमेंट है। मैं कहूंगी नहीं मेरे पास है। उस जमाने में क्या होता था, ये बहुत इंडेंचर बहुत सही चीज है। जैसे ना हमने एक डॉक्यूमेंट लिया, साइन वाइन कर दिया, सब कर दिया, और हमने ना इसे डॉक्यूमेंट को बीच में से फाड़ दिया। जब हम उसे क्रैक करते हैं, फाड़ते हैं ना, तो अब हमें कैसे पता चलेगा किसके पास असली डॉक्यूमेंट है? जब वो ऐसे पेजेस को मैच करेंगे, जो क्रैक्स हैं पेजेस में, जो फटे हुआ डिजाइन है, जो अन प्लान्ड डिजाइन है जो अपने आप बन गया, जब हम उसे ज्वाइन करेंगे हमें पता चलेगा हाँ ये रियल पेज लेके आया, ये रियल ओनर है, डॉक्यूमेंट इसके पास रियल है। और साइरोग्राफम क्या होता है? हम एक पेज लेते हैं और हम उस पर इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, मिड और सेंटर में हम लिख देते हैं साइरोग्राफम, और फिर हम वहां से फाड़ते हैं। मतलब साइरोग्राफम पेज तो टीयर हो ही गया, साइरोग्राफम भी अपनी एक अलग डिजाइन में टीयर हो गया ना, किसी के पास वाई आधा है, किसी के पास वो। तो जब हम पेपर को मिलाएंगे और वो जो साइरोग्राफम वर्ड दोबारा बनेगा, वो प्रूव करेगा कि हाँ ये रियल पेपर है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे पढ़ती हूँ। इंडेंचर एंड साइरोग्राफिम इज अ मल्टी पार्टी डीड कट विद द वेवी एंड जेग्ड एज फॉर अ फ्रॉड प्रिवेंशन। ठीक है, वेवी लाइंस की तरह से, मतलब कैसे सीधा नहीं फाड़ते पेपर, से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फाड़ते हैं ताकि पता चले वेवी लाइंस जब जुड़े कि हाँ ये रियल पेपर लेके आए, फ्रॉड नहीं हो रहा उनके साथ। ठीक है, तो ये भी याद हो जाता है। ठीक है, मैं इसका आंसर है ना पीछे दिखा रही हूँ, तो पढ़ नहीं रही क्योंकि पढ़ने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मॉडल आंसर है। Let's come to the next topic, which is drafting of agreement. So the next topic is drafting of agreement. This is the 10th topic. इसमें बेसिकली कहा गया है कि एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है एक प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस। हमने कुछ प्रपोज किया कि लेट्स कम टू दिस, लेट्स डू दिस ट्रांजेक्शन, लेट्स डू दिस सर्विस एंड लेट्स कम टू एग्रीमेंट। एंड जब हम वो प्रपोज करते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट तब बनता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए ड्राफ्टिंग a contract, you must systematically include 15 essential points, starting with the description of parties. सबसे पहले ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगा, हमें डिस्क्रिप्शन देना है, पार्टीज कहाँ रहती हैं, नेम, स्टेटस, एड्रेस, फादर्स नेम फॉर इंडिविजुअल एंड लीगल नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टाइटल। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक ड्राफ्टिंग मशीनरी परचेज एग्रीमेंट पे हो रही है, ठीक है, तो टाइटल क्या होगा? मशीन परचेज एग्रीमेंट।
जो क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी रजिस्टर्ड डिटेल्स, स्टेट प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइंस, फोर्स मेजर एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बोलने की अगर आपको कोई मशीन ट्रांसफर करनी है, सेल करनी है, तो आपको उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा विच विल बी कॉल्ड मशीनरी परचेज एग्रीमेंट। जो टाइटल है वो इतना क्लियर होगा कि वो पूरे एग्रीमेंट को सेल्फ एक्सप्लेन कर देगा, और फिर हमें उसके अंदर चीजें समझानी है, जैसे आर्बिट्रेशन क्लॉज हमें ऐड करना है ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें पता हो कि हमें आर्बिट्रेशन में जाके सॉल्व करना है। उसके बाद हमें उसका प्राइस डिसाइड करना है, डिलीवरी की टाइमलाइंस क्या होंगी, डिटेल्स क्या होंगी, पोसेशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वो सब डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एन एग्रीमेंट टू सेल और परचेज द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी सेल या परचेज करने से पहले हमें एक प्राइमरी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। पहले तो कौन दो पार्टीज हैं जिनके बीच में सेल या परचेज हो रही है, वेंडर है, परचेजर है, उनके बारे में सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी डिटेल, क्योंकि स्ट्रेंजर्स है ना, कभी भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही वो सू कर पाएंगे। जो पार्टीज इन्वॉल्व है सिर्फ वही कर सकती है। फिर हमें बताना है कंसिडरेशन। अगेन सेम ड्राफ्ट में सेम टॉपिक्स तो रिपीट होते ही हैं, आप भले मशीनरी पे एग्रीमेंट बनाओ या आप परचेज सेल्स एग्रीमेंट बनाओ, सेम ही टॉपिक्स या हेडिंग्स आपको यूज करनी है ड्राफ्ट बनाते हुए। सेकंड है कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, हम आधा पे कर रहे हैं, फुल पे कर रहे हैं, प्रॉमिस टू पे है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉपर्टीज कितने गज की है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है, कहाँ, मतलब उसका एड्रेस बताना है उस प्रॉपर्टी का बेसिकली। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे चार्जेस नहीं होने चाहिए, ये भी डिफाइन करना है हमें। टाइम फॉर परफॉर्मेंस, हमें एक्सप्रेस करना है कि किस टाइम पे वो चीज परफॉर्म की जाएगी, वो सर्विस। जैसे एग्जांपल है, इफ बायर पेज 5 लाख अर्नेस्ट मनी फॉर कमर्शियल शॉप, द एग्रीमेंट मस्ट स्टेट द एग्जैक्ट शॉप नंबर, द टोटल प्राइस, द अर्नेस्ट मनी पेड एंड द बैलेंस पेमेंट मस्ट हैपन विद इन 60 डेज। अगर ये एक एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन का। So let's move to the next topic which is endorsement and supplement deed. So endorsement क्या होता है, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के बैक पे या फेस पे कुछ ऐसा साइन कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं जो उसको एक लीगल सिग्निफिकेंस दे देता है, उसमें और उस डॉक्यूमेंट को और एक्टिव कर देता है, थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। सप्लीमेंट डीड क्या होता है, एक अलग से एक पेपर होता है जो एक जिसमें हम कुछ भी अमेंडमेंट्स ऐड करते हैं और उसे जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ सबमिट कर देते हैं। उसको जैसे हमें कोई मेन डॉक्यूमेंट उसे छेड़ना नहीं, पर हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, तो हम सप्लीमेंट डीड के थ्रू उसमें सारे अमेंडमेंट्स लिखे, उसमें सारे चेंजेस लिखे, उसको अटैच कर देंगे। हम मेन डॉक्यूमेंट में जैसे एंडोर्समेंट में तो अपने मेन डॉक्यूमेंट में आगे पीछे साइन किया या कुछ एड ऑन किया, सप्लीमेंट डीड में कभी भी मेन डॉक्यूमेंट को नहीं छेड़ते। वो एक अलग पेपर है जो लास्ट में प्राइमरी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस दिखाने के लिए, यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट में कोई भी अल्टरेशन नहीं होते। Endorsement means to write on the back or on the face of document where it is necessary in relation to the content of the document or instrument. The term endorsement is used with the reference to the negotiable instrument like check or bills of exchange, whereas endorsement is used to give a legal significance to a particular document with the reference to the new facts to be added in it. The endorsement is an act or process of endorsing something that is written in the process of endorsing when a provision is added to a document altering its scope and application. ये आप ऐसे पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, supplement deed, it is a legal document that is used to add, amend or modify the existing deed or legal document without completely replacing the original document. Thus supplement deed is executed to give effect to a new facts in the deed. If lessee transfers the right in the lease to the another person, such transfer may be done by the way of endorsement. On the other hand, if the terms of lease document are to be altered, then it become necessary to give effect to such alteration through supplementary deed. ये बेसिकली एक एग्जांपल था कि कोई अगर लेसर को कुछ पेमेंट कर रहा है, कुछ ट्रांसफर कर रहा है, तो एंडोर्समेंट के थ्रू होगा। यहाँ पे कोई भी राइट ट्रांसफर हो रहा है तो, पर अगर वही लेसी कोई टर्म्स या चेंज कर रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, अल्टरेशन कर रहा है, कोई भी जो उन्होंने डीड बनाई थी, तो उसमें एक सप्लीमेंट डीड लास्ट में ज्वाइन हो जाएगी उस अल्टरेशन के लिए। ठीक है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट में या जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चेंजेस ऐसे डायरेक्टली नहीं किए जाते, एक शीट ऐड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। बट हाँ, एक टॉपिक रह गया जो बीच में मैंने छोड़ दिया था, वैसे उस पर क्वेश्चन आ सकते तो हैं, स्कैनर में पूछे तो है। सो ओके गाइज, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। सो पहला टॉपिक है
ओके, आई वाज जस्ट चेकिंग कि माइक चल रहा है कि नहीं। हाँ, सो पहला टॉपिक है नॉन ऑपरेटिव पार्ट। द नॉन ऑपरेटिव पार्ट कौन सा होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो मैंने बता दिया। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं पार्टीज को, उनका एड्रेस, उनका खुद का पर्सनल इंट्रोडक्शन, जैसे कि दिस पार्ट गिव्स द, ओके मैं पढ़ के बता रही हूँ। द नॉन ऑपरेटिव पार्ट, दिस पार्ट गिव्स द इंट्रोडक्टरी डिटेल ऑफ द डीड, इट एक्सप्लेन्स who are the parties, why the deed is made, and the basic information regarding the transaction. The first comes description of name of deed. It gives the title of the deed such as sales deed, partnership deed, gift deed. The title should be true to nature and the transaction. कभी भी नॉन ऑपरेटिव पार्ट पूछे, मन में रखना है कि सब हमको बेसिक डिस्क्रिप्शंस देना है पार्टीज का, कि हम डीड क्यों बना रहे हैं उसका, और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देना है। पहला दिमाग में क्या आता है? टाइटल। हमें डिस्क्राइब करना है कि हम डीड बनाओ कौन सी रहे हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। दिस मेंशंस द डेट एंड प्लेस वेयर द डीड इज एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय द पार्टी। ड्राफ्ट बनाते वक्त जो पहली लाइन आती है, जब हम ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे थे, तो हम क्या पहले लिखते हैं? सेल्स डीड, सेल्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल। ये पहला टॉपिक लिखते हैं ना, जो हम, वही यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया नॉन ऑपरेटिव पार्ट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? दिस एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन 1 जुलाई मंडे एट पुणे। याद आ रही है लाइन, है ना? वो लाइन क्या होगी? सेकेंड टॉपिक यहाँ का नॉन ऑपरेटिव पार्ट का। यहाँ पे जो हम ड्राफ्ट बनाते हैं ना, उनको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है। सो थर्ड आता है पार्टीज ऑफ द डीड। फिर हम नहीं लिखते एक्स एज दिस, एक्स डैश एज दिस, सन ऑफ दिस, है ना? वो यहाँ पे बताया है। This contains means the address, age, occupation and description of parties involved in the deed. If the company is a party, then the registered office and the legal status are also mentioned. Okay. जब हम X और Y को एक्सप्लेन कर देते हैं एज अ पर्सन, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या था? उसके बाद हम कहते हैं ना, X ने न्यूज़पेपर में डाला, एडवर्टीजमेंट दी, वाई ने उसको रीच किया, फिर दोनों ने एग्रीमेंट की टर्म्स डिस्कस किए और फिर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। हम जो रिसाइटल्स देते हैं ना, वो इधर का फोर्थ पॉइंट हो गया। रिसाइटल्स कंटेन द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन। दिस यूजुअली बिगिंस वेयर एज दे एक्सप्लेन द रीजन एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर मेकिंग दिस डीड। अभी तक जो हम इतना इंट्रोड्यूस करते हैं, जो विटनेस से पहले आता है, जो मतलब जो हमारे हेडिंग से ऊपर वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो नॉन ऑपरेटिव पार्ट है। ऑपरेटिव पार्ट में क्या आ जाएंगे? सारी हेडिंग्स आ जाएंगी, जो भी हम हेडिंग्स यूज करते हैं ड्राफ्ट को बनाने के लिए, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन इन्वॉल्व, और कोई डिस्प्यूट हुआ, तो ये जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ये ऑपरेटिव पार्ट में आता है। तो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देती हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीड बिकॉज इट क्रिएट्स ट्रांसफर, लिमिट एंड डिफाइन द लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट इज टेस्टर टर्म और प्रीमाइसेस. This part explains the intention of the party and the consideration involved in the transaction. It is generally begin with now this deed is witness that. याद है हम जब सारा इंट्रोडक्शन देते थे, उसके बाद हम लिखते हैं नाउ दिस सेल्स डीड इज विटनेस दैट। तो जो हम ये लाइन बोलते हैं ना, ये पहला पॉइंट हो गया टेस्टामेंटर और premises. Second is habendum. Habendum defines the interest or right transfer in the property. It should whether transfer is absolute or limited or leasehold. अब मैं इसका बता देती हूँ, ये हैबेंडम पूछा गया है, ठीक है। सो ये चीजें ना याद करना मुश्किल हो जाता है। हैबेंडम, कॉन्वेंट, ये जो टेस्टामेंटम, ये जो वर्ड्स है ना, ये पेपर में याद नहीं आते आंसर में। इनके अंदर का मीनिंग हमें शायद पता होगा, बट ये वर्ड्स हमें याद नहीं रहते जब हमें आंसर लिखना होता है। ऑपरेटिव पार्ट को एक्सप्लेन करो अगर लिखा हुआ जाए, और ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। तो ये वर्ड्स थोड़े दिमाग में याद करके जाना पेपर से पहले, ठीक है, तभी मैंने इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था। थर्ड इज exceptions and reservation. This part mentions the right which are kept back by the transferor. Examples, right to minerals, right to way. Third बता रहा है कि पहला उसने बता दिया कि पार्टीज क्या डिस्कस कर रही हैं, कौन कितने पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व है बेसिकली। अब यहाँ पे ना एक्सेप्शनल एंड रिजर्वेशन में बता रहे हैं कि पार्टी ड्राफ्टिंग के जब हेडिंग्स अपन लिखेंगे ऑपरेटिव पार्ट में, तो हमें एक ये वाला भी पॉइंट देखते हैं कि कितने राइट्स दिए गए हैं। पार्टी ने कोई राइट अपने पास तो नहीं रखा, कोई पावर, कोई रिजर्वेशन अपने पास तो नहीं रखी, वो भी हमें ऑपरेटिव पार्ट में डिस्कस करना होता है, वो यहाँ पे लिखा है। जैसे राइट ऑफ वे, राइट टू कंस्ट्रक्शन। जैसे हम कभी भी लीजिए लाइसेंस पे अगर हम कभी ड्राफ्ट बनाते हैं, तो हम हमेशा लिखते हैं ना कि लेसर के पास ये पावर है कि वो अलाउ करेगा
तो लेसी कोई चेंजेस कर सकता है अपनी जो प्रॉपर्टीज पे वर्क करे, अदरवाइज वो लेसर की परमिशन के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है ना। तो ये एक राइट है जो लेसर ने पकड़ के रखा है, वो राइट ही इसमें डिस्कस हो रहा है एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन में। अब आ रहा है कन्वेनेंट्स। Convenants are the promises or condition agreed upon the party. They are bind to the party to perform certain duties and obligation. So convenant यहाँ एक promise है कि मैं आपको promise करता हूँ कि हम ये फ्यूचर में आपके लिए सर्विस दे देंगे। तो ये प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है। ये प्रॉमिस उनको बाइंड रखता है कि फ्यूचर में उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लिखित में हो गया, वो एविडेंस हो गया, अब उन्हें करना ही पड़ेगा। तो ये प्रोमिस को बाइंड करने के लिए कन्वेनेंट टॉपिक आना चाहिए ऑपरेटिव पार्ट में। नाउ कम्स द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद जब हम ये कंप्लीट कर देंगे हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये ओके, सो नेक्स्ट है फॉर्मल पार्ट। जब भी हम सारी हेडिंग्स लिख देते हैं उसके बाद हम नहीं आते कि अब सारी पार्टी, अब दोनों पार्टीज मिलके इधर साइन करेंगी, विटनेस साइन करेंगे, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। दिस पार्ट कंप्लीट्स द डीड एंड गिव इट इज अ लीगल वैलिडिटी। कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक लीगल नहीं होगा जब दो पार्टीज उसको साइन नहीं करेंगी और उन दो पार्टीज का विटनेस उन्हें साइन नहीं करेगा। आज मैं पूरा डॉक्यूमेंट बना लेती हूँ, बाय द वे फ्यूचर में बहुत अच्छा ड्राफ्ट कर लेती हूँ और मेरे को देखो ड्राफ्ट कितना अच्छा, मैंने नॉन ऑपरेटिव पार्ट लिख दिया, मैंने ऑपरेटिव पार्ट लिख दिया, अब इसे कोई हटा के बता दो, लोग कहेंगे ये सिर्फ एक मेयर पेपर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो दो लोगों के लिए आपने ये ड्राफ्ट बनाया है वो दो लोगों ने इसे साइन करके इसे वैलिडिटी ही नहीं दी है, उनके विटनेस ने उसे वैलिडिटी नहीं दी है। तो इसलिए फॉर्मल पार्ट भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पहले फर्स्ट आता है testimonium clause. This clause confirmed that the parties have signed and deed willingly and knowingly. किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया ये साइन करने के लिए, उन्होंने willingly साइन किया। Second comes signature and attestation. The parties sign the deed and the witness attest it. In some deeds, attestation by the witness is compulsory. कहने का मतलब है कि कई बार जो पहले टॉपिक में दो पार्टीज ने डीड साइन की, ठीक है, और वो विलिंगली एंड नोइंगली कर रहे हैं, जब हम नहीं लिखते विटनेस अंडर दीज पार्टीज आर विलिंगली साइनिंग एंड जॉइनिंग देयर हैंड्स, ये जो लाइन हम लिखते हैं ये फर्स्ट टॉपिक था जिसमें वो बोल रहा था कि ये लाइन लिखना जरूरी है बताने के लिए कि दोनों पार्टीज विलिंगली इस डीड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसको विलिंगली मान रही है। सेकंड में ये बता रहा है कि जो पार्टी साइन करती हैं वही प्रूफ होता है कि वो वैलिडिटी दे रहा है इस ड्राफ्ट को। पर कई बार विटनेस का साइन कंपल्सरी होता है, कई बार नहीं विटनेस का साइन लिया ओके, बट कई बार विटनेस का साइन अटेस्ट होना जरूरी है, कंपल्सरी कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड कम्स डिस्क्रिप्शन और शेड्यूल ऑफ property. This gives complete details of the property involved so that it can be clearly identified. All these parts together make a deed complete, valid and legally enforceable. मैं अगेन कह रही हूँ पेपर में ये क्वेश्चन पूरा नहीं आता, कंपोनेंट्स ऑफ डीड या तो ऑपरेटिव पार्ट, नॉन ऑपरेटिव पार्ट और फॉर्मल पार्ट। ज्यादातर ऑपरेटिव और फॉर्मल ही पूछते हैं, नॉन ऑपरेटिव इतना नहीं पूछते बिकॉज अगेन वो बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है, पर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मैंने आपको तीनों बता दिया है, स्क्रीन पे मैंने पिक्चर शेयर कर दी है, आप इसे याद कर सकते हो, बुक से ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आई होप आपकी मदद हुई होगी। आई होप चैप्टर 2 सबको समझ आ गया होगा एंड मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कुछ भी छोटी मोटी ऐसे बड़ी कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। बाय बाय गाइस।